ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। गुजरात अधिवेशन में मंथन से कांग्रेस ने अपना फ्यूचर प्लान रेडी कर लिया है। इस फ्यूचर प्लान के फोकस में बिहार और गुजरात का विधानसभा चुनाव है। चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है, आपको दिखाएंगे। अधिवेशन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को जीत के 4 मंत्र दिए हैं। ये मंत्र क्या है और राहुल ने किसे अपना बब्बर शेर कहा, ये खबर भी आपके सामने होगी। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राम मंदिर में दर्शन किए। बीजेपी नेता ने उस मंदिर का गंगाजल से शुद्धिकरण किया। ये कैसी राजनीतिक छुआछूत है, इसका विश्लेषण भी आपके लिए होगा। और मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। अब यहाँ उसके गुनाहों का हिसाब होगा। इसी पर 8:30 बजे देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट आतंक का राणा। लेकिन शुरुआत कांग्रेस अधिवेशन में इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार की शायराना जुगलबंदी के साथ। उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, दिलों में लावा उबल रहा है। सुबह सुबह जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे है कि जैसे सूरज निकल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। जिस दर जाते हैं लोग उधर जाना अच्छा नहीं लगता। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूँ, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। हार तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे में जोड़ दूंगा। वो कह रहा है हर एक दरिया हर एक तूफान को मोड़ दूंगा। सुनो सितमगर, न समझो डर कर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा। सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। सितमगरों की हर एक ख्वाहिश हर एक साजिश कुचल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। जय हिंद, जय कांग्रेस। गुजरात में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन आज समाप्त हो गया। 2 दिन तक बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर गरजे। अहमदाबाद में पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 4 घंटे बैठक हुई। बुधवार को दूसरे और आखिरी दिन कांग्रेस नेताओं ने साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे अहम सेशन में पार्टी के भविष्य की रणनीति पर मंथन किया। साथ ही न्याय पथ और गुजरात चुनाव को लेकर 3 प्रस्ताव पास किए। इस अधिवेशन को किसी ने कांग्रेस की सियासी सर्जरी का नाम दिया तो किसी ने इसे पार्टी में नई जान फूंकने की कवायद बताया। इसके बहाने कांग्रेस की कमजोरी वाले खूब पन्ने पलटे गए। कांग्रेस और बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन की तुलना की गई, लेकिन किसी ने भी इस अधिवेशन के दूसरे पहलू की तरफ झांकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, किसी की भी कोशिश को हर बार नकारात्मक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अगर कोई गिरकर उठने की कोशिश करता है तो उसके पॉजिटिव पहलू पर भी गौर करना जरूरी है। जैसे सोहनलाल द्विवेदी की कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कांग्रेस की रणनीति भी कुछ यही है और इसीलिए उसने बीजेपी के खिलाफ उसी के गढ़ गुजरात से नई ताल ठोकी है। दरअसल कांग्रेस ने इस अधिवेशन से 4 वर्गों को 4 तरह का संदेश देने की कोशिश की है। पहला संदेश बीजेपी को, दूसरा सहयोगी दलों को, तीसरा वोटर्स को और चौथा कांग्रेस पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को। इस अधिवेशन से कांग्रेस ने बीजेपी को यह संदेश दिया है कि वो उसकी नीतियों का डटकर विरोध करती रहेगी, बीजेपी के गढ़ से ही उसे काउंटर करेगी। दूसरा संदेश कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को दिया है कि कांग्रेस ही वही पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है, उससे डटकर मुकाबला कर सकती है। तीसरा, कांग्रेस ने वोटर्स को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वही विपक्ष की आवाज को मजबूत ढंग से उठा सकती है। कांग्रेस के पास देश के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच है या फिर विजन। चौथा, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कांग्रेस का संदेश ये है कि नई ताकत के साथ सियासी लड़ाई को जारी रखना है, चुनावी हार से हताश होकर हौसलों को पस्त नहीं पड़ने देना है। राहुल गांधी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी ही है जो बीजेपी आरएसएस को हरा सकती है।
बाकी पार्टी उन्हें नहीं रोक सकती। आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती हैं। आप देखना, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। जिस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस के सामने नहीं खड़ी हो सकती। जिस पार्टी के पास विचारधारा है वो ही आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और वो ही आरएसएस और बीजेपी को हराएगी। कांग्रेस ने 64 साल बाद गुजरात में अधिवेशन किया है। इससे पहले गुजरात के भावनगर में साल 1961 में आखिरी अधिवेशन हुआ था। गुजरात महात्मा गांधी की जन्मभूमि है, लेकिन सरदार पटेल इस सूबे की धरती पर सबसे बड़े किरदार रहे हैं। ये सरदार पटेल की 150वीं जयंती का वर्ष है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर महात्मा गांधी के कार्यकाल का भी शताब्दी वर्ष है। कांग्रेस बीजेपी के बीच एक लड़ाई सरदार पटेल की विरासत को साधने की भी है। गुजरात में कांग्रेस दशकों से सत्ता से बाहर चल रही है। अब उसी धरती को अपनी कर्मभूमि बनाकर कांग्रेस आखिर क्या करने जा रही है, इसको राजनीति के जानकार अलग अलग तरीके से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने गुजरात से पार्टी के लिए एक नई रणनीति का खाका तैयार किया है। अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी पास किया गया है, जिसे गुजरात में कांग्रेस क्यों इसका नाम दिया गया है। कांग्रेस अधिवेशन के पोस्टर में महात्मा गांधी की तस्वीर है, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की फोटो है और उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पोस्टर में शोभायमान है। कांग्रेस ने महापुरुषों की इन तस्वीरों के जरिए गुजरात से पूरे देश को बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। संदेश ये है कि कांग्रेस अपनी विरासत को साथ लेकर भविष्य का विजन तैयार करेगी। अपनी विरासत के प्रतीकों को बीजेपी की राजनीति का हथियार नहीं बनने देगी। नेहरू और पटेल को लेकर बीजेपी के नैरेटिव का आक्रामकता के साथ काउंटर किया जाएगा। 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस की ये रणनीति काफी अहम मानी जा रही है। दशकों बाद अहमदाबाद में कांग्रेस के इतने सारे होर्डिंग्स और पोस्टर्स नजर आ रहे हैं, जो हार के बाद पस्त पड़े कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम कर रहे हैं। जो गुजरात बीजेपी शासन का मॉडल स्टेट है, दशकों से उसकी राजनीति का गढ़ है, कांग्रेस ने उसी गढ़ में बीजेपी को ललकारने की कोशिश की है। इसके बड़े सियासी मायने हैं, जैसे ये रणनीति पारंपरिक राजनीति के बजाय प्रतीकात्मक राजनीति की है। कांग्रेस ने इसके जरिए बीजेपी पर नैतिक दबाव बनाने की कोशिश की है। ये गुजरात में कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने की कवायद है। 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहतर करने की कोशिश है। गुजरात में आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी यहाँ गवर्नमेंट जरूर बनाएंगे। शक्ति सिंह, तुम्हारी शक्ति दिखाओ, सबको साथ लो और हम आपके साथ हैं, सब मिलके काम करेंगे। कांग्रेस ने साफ संदेश दिया है कि वो अब नेहरू पटेल जैसे किरदारों के मामले में बीजेपी को वॉकओवर नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी लगातार नेहरू पटेल के बीच मतभेद की बातों का जिक्र कर कांग्रेस को घेरती आई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कांग्रेस नेताओं की दूरी को भी मुद्दा बनाती आई है। देश में कांग्रेस में नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ, 15 कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था, 3 लोगों ने नोटा किया था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? अब कांग्रेस की कोशिश बीजेपी के इस नैरेटिव को काउंटर करने की है, साथ ही सरदार पटेल की विरासत को साधने की है। जहां हम खड़े हैं, यहां से कुछ किलोमीटर दूर आरएसएस के कार्यालय में पटेल के खिलाफ एचवी शेषाद्री की किताब मुफ्त में बांटी जाती है। मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार पटेल के नाम से बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा। ये हमेशा सरदार पटेल के खिलाफ रहे हैं। सरदार पटेल के प्रति उनके प्रेम को देखकर हम तो अभिभूत हो गए। पहली बार कांग्रेस के मंच से पटेल की चिंता की गई, अच्छी बात है। तो उनको आपने 41 साल तक क्यों नहीं दिया भारत रत्न? कांग्रेस जानती है कि विरोधियों के गढ़ में जाकर उन्हें चुनौती देने का साहस दिखाना उसके कार्यकर्ताओं के मनोबल पर जबरदस्त असर डालेगा।
यही वजह है कि कांग्रेस ने गुजरात का रुख किया है। इसके अलावा कांग्रेस अब अपनी निचली इकाई को सबसे ज्यादा मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि जिलाध्यक्षों को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है और इन्हीं जिलाध्यक्षों को लोकसभा चुनाव में टिकट देने की भी तैयारी पार्टी कर रही है। आपको याद होगा कि जब कुछ दिन पहले राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर आए थे, तब उन्होंने अपने ही नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए थे कि गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें दो तरीके के लोग हैं। एक है जो जनता के लिए लड़ता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। राहुल गांधी के इस बयान की काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि पार्टी गुजरात में अधिवेशन करेगी और यहीं से कार्यकर्ताओं की नई भूमिका का मार्ग तैयार करेगी। कांग्रेस के गुजरात मंथन की पहली परीक्षा बिहार के चुनाव में होगी, जहां अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस अधिवेशन के बाद से कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ नए सियासी प्रयोग करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अब कांग्रेस बीजेपी के राष्ट्रवाद वाले नैरेटिव के खिलाफ सेकुलर शब्द की जगह राष्ट्रीय सौहार्द शब्द का इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस ओबीसी, ईबीसी, दलित वर्ग की तरफ विशेष फोकस करेगी। मुस्लिम, ईसाई समेत अल्पसंख्यकों की आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस ये चिंता नहीं करेगी कि बीजेपी कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक की ध्रुवीकरण का आरोप लगाती है। आज राहुल गांधी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए ये सारे मंत्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिए हैं। राहुल ने अपने भाषण में जिन मुद्दों का जिक्र किया है उनमें जाति जनगणना, ओबीसी, ईबीसी, दलित, वक्फ कानून, ईवीएम, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, मणिपुर हिंसा, टैरिफ वॉर, संविधान और पीएम मोदी के खिलाफ 56 इंच का सीना वाला प्रहार शामिल है। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया, हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को कितनी भागीदारी मिलती है। आप छुपाइए जितना छुपाना है। हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। राहुल गांधी को वक्फ पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। उनकी विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आइए बढ़ते आगे। हमारी अगली खबर राजस्थान से है, जहां मंदिर के शुद्धिकरण पर सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। इस महाभारत के केंद्र में राजस्थान कांग्रेस के दलित नेता है। ये पूरा विवाद इन दो तस्वीरों के इर्द गिर्द घूम रहा है। पहली तस्वीर राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की है। रामनवमी के दिन अलवर की एक सोसाइटी में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ था। यहां दलित नेता और राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए थे। दूसरी तस्वीर बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा की है, जो उसी मंदिर में पहुंचे जहां कांग्रेस के दलित नेता टीकाराम जूली गए थे। बीजेपी नेता ने मंदिर में गंगाजल छिड़का, मंदिर का शुद्धिकरण किया। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी नेता ने ही मंदिर में गंगाजल छिड़का है। बीजेपी नेता का ही बयान है कि मंदिर में गंगाजल इसलिए छिड़का क्योंकि अपवित्र लोग आए गए थे। ज्ञानदेव आहूजा ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा दलित नेता टीकाराम जूली की तरफ था। पहले बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा का बयान सुनिए, फिर इस खबर को विस्तार देंगे। मंदिरों को अपवित्र मत करो। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगाजल छिड़का है। गंगाजल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते कौन आए। ले करके मैं अपना मुंह गंदा अपवित्र नहीं करना चाहता। मैं आज यहाँ पर हूँ, दर्शन हुए भगवान श्री राम के, पूरे राम परिवार के, माँ दुर्गा के, भगवान शिव परिवार के।
बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा के नाम में तो ज्ञान आता है, लेकिन विपक्ष अब उनके सामाजिक ज्ञान पर ही सवाल उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि एक दलित नेता ने मंदिर में दर्शन कर लिए तो उन्होंने कितनी आसानी से उन्हें अपवित्र व्यक्ति कह दिया। ये राजनीतिक छुआछूत नहीं है तो और क्या है। देश की एक कड़वी हकीकत ये भी है कि यहाँ दलित सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गया है। हमारे देश में राजनीतिक दलों को दलितों का वोट तो चाहिए, लेकिन आज भी कई जगहों पर दलितों को मंदिरों में जाने से रोक दिया जाता है। हर पार्टी दलितों को लेकर राजनीति करती है, लेकिन अगर कोई दलित नेता मंदिर चला जाता है तो मंदिर का शुद्धिकरण भी करती है। पार्टियां खुद को दलित हितैषी बताती है, लेकिन सच ये है कि दलितों से कई बार राजनीतिक छुआछूत किया जाता है। राजनीतिक दलों के नेता वोट के लिए दलितों के घर जाकर जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन वोट मिलते ही दलितों की परछाई से पीछा छुड़ाने लग जाते हैं। बीजेपी नेता की हरकत से उनकी खुद की पार्टी बैकफुट पर आ गई है, जिसके बाद ज्ञानदेव को पार्टी से निलंबित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। हमारी इसमें कोई सहमति नहीं है। उन्होंने किस प्रसंग में क्यों दे दिया कुछ समझ में नहीं है। मैंने उनसे टेलीफोन करके पूछा तो उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने कहा कि मेरा मतलब केवल कांग्रेस से था। मैंने बोल दिया, मैंने कहा गलत बात है, मैं कभी इसमें सहमत नहीं हूं। हमारी पार्टी कभी भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती। कल दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर BR अम्बेडकर सम्मान अभियान हुआ था। इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में संगठन महासचिव BL संतोष ने नेताओं को एक नसीहत दी थी। नसीहत ये थी कि पार्टी के नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान और दलित मुद्दों पर संभल कर बोले। ऐसा कोई बयान न दे जिससे पार्टी को नुकसान हो। लेकिन इस नसीहत को बीजेपी नेताओं ने कितनी गंभीरता से लिया है, ये इस मामले से समझा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई असर होता तो दलित नेता के मंदिर जाने के बाद उसका शुद्धिकरण नहीं कराया जाता। राजस्थान में आज बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। जगह जगह उनके पोस्टर जलाए गए, उनका पुतला फूंका नेता प्रतिपक्ष का यह अपमान नहीं। राजस्थान की गर्मी के बीच बीजेपी नेता ज्ञानदेव का मंदिर का गंगा जल से शुद्धिकरण वाला मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने खुद पूछा कि क्या बीजेपी दलितों से इतनी नफरत करती है कि हमें पूजा पाठ करते भी नहीं देख सकती? क्या भगवान पर केवल बीजेपी नेताओं का अधिकार हो गया है? ये बीजेपी नेता की दलित विरोधी मानसिकता नहीं है तो क्या है? ज्ञानदेव को दलित विरोधी बताते हुए कांग्रेस पूछ रही है कि गिरफ्तारी कब होगी, जिसके बाद अब ज्ञानदेव आहूजा के सुर भी बदल गए। मैंने किसी जाति के लिए नहीं, कि टीकाराम जूली जी के नहीं, किसी के लिए ऐसी मानसिकता नहीं रखी। मैं उनका सम्मान करता हूँ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दलित है, राजस्थान में बड़ा सियासी चेहरा है। कांग्रेस भी नाम लेकर पूछ रही है कि दलितों के साथ ये कब तक चलता रहेगा। ये भाजपा की असलियत दिखाता है। संविधान का जब हम कहते हैं ये विरोध करते हैं, ये ऐसे विरोध करते हैं। संविधान में क्या ऐसा भेदभाव लिखा है? हमारी लड़ाई यही है। 21वीं शताब्दी में एक इतने बड़े नेता के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं, तो सोचिए कि आम दलित के साथ गांव देहात में ये लोग क्या करते होंगे। राजस्थान में भी दलित बहुत बड़ा फैक्टर है। राजस्थान में दलितों की आबादी करीब 17.83% है। साल 2023 में राज्य में 34 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 34 में से 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत मिली थी। मंदिर के गंगाजल से शुद्धिकरण के मुद्दे को कांग्रेस ने सियासी हथियार बना लिया है, जिस पर कार्यकर्ता से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी भी बीजेपी और ज्ञानदेव को आईना दिखा रहे हैं। यहाँ पीछे जूली जी हैं, टीकाराम जूली हमारे CLP हैं, राजस्थान के दलित हैं, मंदिर गए थे। उनके मंदिर में जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने मंदिर को साफ करवाया, धुलवाया, और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। उन्होंने अगर मंदिर में जाते हैं, दर्शन लेकर अगर आते हैं, तो आप वो गंगा जल छिड़का के उसको पवित्र करते हैं। ये शर्म की बात है। दलित सियासत की धुरी भी है और सबके लिए जरूरी भी।
कैसे, इसे ऐसे समझिए। बाबा साहब के नाम पर देश भर में कांग्रेस संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रही है, तो बीजेपी भी ऐलान कर चुकी है कि 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पूरे देश में भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चला जाएगा। 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है। 14 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक 10 दिन तक हम सब लोग संविधान गौरव दिवस भी मनाएंगे। वंचितों का ख्याल या सिर्फ वोट विधान, यही सार है दलित राजनीति का। दलितों को वोट लेने के लिए तो उनको आप हमारे पास आओ और तुम इस देश के भावी कर्णधार हो, तुमको हम समाज में लेंगे, पर ये सिर्फ कहने की बात होती है। दलित समाज किसी भी पार्टी के लिए एक बड़े जनाधार का काम करता है, वोट का आधार काम करता है, जीत के लिए एक गारंटी है वो। सवाल है कि अगर मंदिर में दलित नेता चले भी गए तो ऐसा कौन सा पाप हो गया? असल में देखा जाए तो मंदिर की नहीं बल्कि सोच के शुद्धिकरण की जरूरत है। राजनीतिक छुआछूत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मई 2024 में कन्नौज में अखिलेश यादव सिद्धपीठ बाबा गौरीशंकर महादेव मंदिर गए थे। अखिलेश के मंदिर में दर्शन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर को गंगाजल से धोया था। साल 2014 में बिहार के मधुबनी जिले में जीतन राम मांझी एक मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, लेकिन उस वक्त भी मंदिर का शुद्धिकरण किया गया था। मंदिर की मूर्तियों को धोया गया था। मंदिर सबका है, भगवान सबके हैं। फिर दलित नेता के मंदिर जाने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण क्यों? जिस मंदिर का ज्ञानदेव आहूजा ने शुद्धिकरण किया है वो भगवान श्री राम का मंदिर है, लेकिन बीजेपी नेता मंदिर का शुद्धिकरण करते हुए ये भूल गए कि वो भगवान श्री राम ही हैं जो शबरी के जूठे बेर भी खा लेते हैं। ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। जो भागा है उसे पकड़कर लाएंगे। ये मोदी का भारत है। आप भगवानों के लिए दुनिया में कहीं हो वो चैन से नहीं रह सकते। ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि तहव्वुर राणा को लेकर सीधे दिल्ली आएंगी और इसीलिए फिलहाल ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री है। हमारे दुश्मनों को ये बताने के लिए आप किसी भी बिल में जाके छुपो, हम आपको खोद के निकाल देंगे। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनकी टीस वक्त के साथ कम नहीं होती, खासकर तब जब जख्म देने वालों के गुनाहों का हिसाब बाकी हो। हिंदुस्तान के सीने पर लगे ऐसे ही घाव का नाम है 26/11 का मुंबई हमला। मुंबई हमले के करीब 17 साल बाद वो घड़ी आई है जब अटैक के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत की जमीन पर लेकर आया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी NIA और खुफिया एजेंसी रॉ की ज्वाइंट टीम तहव्वुर राणा को लेकर विशेष विमान से अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुकी है। तहव्वुर राणा के कल सुबह दिल्ली पहुंचने की संभावना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं और यकीन मानिए कि तहव्वुर राणा का भारत आना हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि राणा आएगा तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आतंकी साजिश में शामिल होने की गवाही भी देगा। भारत ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि चाहे वक्त जरूर लग जाए, लेकिन भारत अपने दुश्मनों को भूलता नहीं है और अपनी जमीन पर उनके गुनाहों का हिसाब करता है। अब एक तरह से साफ होता जा रहा है कि मुंबई शहर के ऊपर ये आतंकवादी हमला है। 4 ब्लास्ट हो गए पिछले 5 मिनट में इसका, और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे फर्स्ट फ्लोर की खिड़की जो 17 साल गुजर गए, लेकिन मुंबई पर आतंकी हमले की खौफनाक तस्वीरें अब तक हर हिंदुस्तानी के जहन में जिंदा है। यह आग आतंकियों की ओर से लगाई गई है। करीब यहाँ पर 3 से 4 आतंकियों के घुसे होने की आशंका जताई जा रही है।
ताजमहल होटल में अभी भी आतंकी छुपे हुए हैं। और उनके आगे बैग लटका हुआ था, जो बैग से वो ग्रेनेड निकाल के ग्रेनेड फेंकते थे, और पीछे साइड में और एक बैग लटका हुआ था जिसमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन थे। मुंबई के आतंकवादी हमले में 166 नागरिकों की मौत हुई थी। 17 साल बीत गए, लेकिन देश न तो इस आतंकी हमले को भूला और न ही हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को। तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा रहा है। इसके बाद एक सभी गुनहगारों का नंबर आने वाला है। 64 साल के तहव्वुर राणा को आखिर हिंदुस्तान आना ही पड़ा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के करोड़ों डॉलर भी राणा को भारत आने से रोक नहीं पाए। ISI ने कहते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए ताकि इसको किसी तरह से हिंदुस्तान ना भेजा जाए। वो सबको मात करके हम उसको फाइनली भारत में ला रहे हैं। आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा के भारत आने से देश के सबसे बड़े आतंकी हमले यानी 26/11 हमले के पीड़ितों को तो इंसाफ मिलेगा ही, साथ ही पाकिस्तान के टेरर स्टेट यानी आतंकी देश होने के ताबूत पर आखिरी कील भी ठुक जाएगी। तहव्वुर राणा पाकिस्तान आर्मी में एक डॉक्टर के पद पे था, कैप्टन उसका रैंक था। उसके बाद में वो गया, वहाँ पे जाके वो ISI का प्राइम सोर्स बन गया, और फिर उसने सारी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, तो वो पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली ऑपरेट करता था। तो हमारे देश में कौन कौन से स्लीपर सेल मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, अभी और पाकिस्तान की क्या प्लानिंग है, वो मुझे ऐसे इस तरह के व्यक्ति को, जो इस तरह का इतना खतरनाक जो व्यक्ति है, उसको काफ़ी हद तक इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। तहव्वुर राणा ने भारत जाने से बचने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उसकी कोई दलील काम नहीं आई। जिस वक्त तहव्वुर राणा की आखिरी अर्जी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई थी, उस वक्त भारतीय जांच एजेंसियों की टीम अदालत में ही मौजूद थी। उसी वक्त से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हिंदुस्तान ने बता दिया है कि ये नया भारत है, कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं। जो हम पर हमला करेगा, हम उसका जवाब देना जानते हैं। हमला 2008 में हुआ था, लेकिन 2019 में पहली बार अमेरिका से तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मांग की गई थी। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की, तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। बहुत बड़ी सफलता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति को सलाम करता हूं कि इतने साल बाद तहव्वुर राणा को भारत की धरती पर खींचकर घसीट कर लाया जा रहा है। ये वही आतंकी है जिसने पूरी प्लानिंग की थी। लंबी कानूनी दाव पेचों में उलझी प्रक्रिया के पूरा होने का पहला संकेत उस वक्त मिला जब इसी साल फरवरी महीने में देश के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि भारत का गुनहगार तहव्वुर राणा उसे सौंपा जाएगा। I am pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. तहव्वुर राणा के भारत आने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। खबर है कि दिल्ली में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुख्यालय में तहव्वुर राणा से पूछताछ की जाएगी और इसीलिए NIA दफ्तर के आसपास सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो NIA का दफ्तर है उसके बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनको तैनात कर दिया गया है।
सुरक्षा के मद्देनजर ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो फिलहाल एनआईए दफ्तर हैं। ये है कि भारतीय एजेंसियां जो हैं वो सबसे पहले ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि तहव्वुर राणा को लेकर सीधे दिल्ली आएंगी और इसीलिए फिलहाल ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। साल पहले साल 2008 26 नवंबर की वो रात मुंबई पर मौत बनकर नाची थी। उस रात कैसा खौफ था ये बता रही हैं हमले की चश्मदीद देविका, जो उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी और उनके दाहिने पैर में गोली लगी थी। 26/11 की रात को मुझे गोली लगी थी। मैं मेरे पापा मेरे भाई के साथ थी, पूना जाने वाली थी बड़े भाई को मिलने के लिए। तब मैं CST स्टेशन पे थी मेरे भाई मेरे पापा के साथ, जब कसाब की गोली आके मेरे राइट पैर में लगी। मेरे आंखों के सामने कई लोगों को मार दिया गया, कई लोगों को घायल कर दिया। वो रात मैं कभी भूल नहीं सकती और ना ही मैं भुला पाऊंगी। हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। फिर 2009 को 10 जून को जाके कोर्ट में कसाब को आइडेंटिफाई की थी। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था और मैंने कसाब को। वो रात मेरे लिए ऐसी है कि मैं उसे अगर मैं भूल गई तो मुझे लगेगा मैंने आतंकवाद को माफ कर दिया, जो कि मैं गलती से भी नहीं करना चाहती। इसलिए वो रात मेरे जहन से आज तक नहीं निकली और ना ही कभी निकलेगी। तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद उसके साथ क्या होगा और कैसे पाकिस्तान की पोल खुलेगी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि आतंकी तहव्वुर ने कैसे मुंबई हमले की जमीन तैयार की थी। तहव्वुर राणा पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर के तौर पर काम कर चुका था। तहव्वुर राणा ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के बीच की अहम कड़ी था। कि एक्चुअल बंदूक चलाने में ये शामिल नहीं था, लेकिन जो पूरा जो मतलब आप जिसको मास्टरमाइंड कहेंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान ISI के साथ मिलकर इसने पूरा ये प्लान रचा। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली स्कूल के दोस्त थे। हेडली ने मुंबई में हमले के लिए ताज होटल और कोलाबा के चाबार्ड हाउस की टारगेट के तौर पर रेकी की थी। हेडली के बनाए मैप के आधार पर ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अजमल कसाब और बाकी आतंकवादियों को हमले के लिए तैयार किया था। तहव्वुर राणा ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय सदस्य था। हेडली और तहव्वुर राणा के बीच हमले से पहले कई बार मीटिंग हुई थी। हमले से ठीक पहले दोनों मुंबई में आकर रुके भी थे। ये ताड़देव का AC मार्केट है, जहां पर इसी मामले का एक और आरोपी डेविड कोलमैन हेडली तहव्वुर राणा के कहने पर इमिग्रेशन लॉ सेंटर ऐसा एक ऑफिस उसने खोला था। ये ऑफिस उसने नवंबर 1, 2006 में खोला था और इस ऑफिस को फ्रंट बनाकर वो मुंबई में अलग अलग जगहों पर रेकी करता था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर उसने अपने रहने के लिए भी घर किराए पर ले रखा था। वो चलकर आता जाता था, ऐसा उसने पूछताछ में बताया था। तो ये कार्यालय काफ़ी महत्वपूर्ण था डेविड कोलमैन हेडली के लिए, जिसके नाम के तले उसने अपनी पहचान छुपाई थी, रेकी करता था और इसकी जानकारी आतंकी संगठन को दिया करता था। हालांकि जांच में ये भी बात सामने आई कि डेविड कोलमैन हेडली ने इस ऑफिस में कभी भी किसी के लिए ट्रैवलिंग के लिए टिकट्स बुक नहीं किए, कभी किसी का वीज़ा नहीं करा के दिया। मुंबई आतंकी हमले के बाद जब अमेरिका की जांच एजेंसियों ने डेविड कोलमैन हेडली को गिरफ्तार किया था, तब उसने पहली बार तहव्वुर राणा के नाम का खुलासा किया था। तहव्वुर के खिलाफ भारत में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक 26 नवंबर को हमले से ठीक पहले मुंबई के एक होटल में 2 दिनों तक राणा रुका था। तहव्वुर राणा 11 नवंबर 2008 को भारत आया और 21 नवंबर तक भारत में रहा। इस दौरान ही वो 2 दिन तक पवई के होटल में रहा था। मुंबई हमले की प्लानिंग के दौरान हेडली और राणा के बीच ईमेल के जरिए हुई बातचीत जांच एजेंसी को मिली थी और ऐसे ही एक ईमेल में हेडली ने पाकिस्तानी सेना के मेजर इकबाल की ईमेल आईडी मांगी थी। इस ईमेल के जरिए ही अमेरिका जांच एजेंसियों को ISI के मुंबई हमले में सीधे शामिल होने का सबूत मिला था। छब्बीस नवंबर साल 2008 जब देश को दहलाने के लिए 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समंदर के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए थे।
10 आतंकवादियों में से 9 मारे गए थे, जबकि अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। लेकिन ये तो सिर्फ मोहरे थे। साजिश की पूरी स्क्रिप्ट लिखने वाले या तो पाकिस्तान में बैठे हैं या फिर हेडली और तहव्वुर राणा की तरह अमेरिका भाग चुके थे। पाकिस्तानी सेना की नौकरी छोड़ने के बाद तहव्वुर कनाडा में जाकर बस गया था। कसाब के टाइम भी देर गया, बट फांसी हुई कसाब को। तो अभी भी थोड़ा टाइम जाएगा, बट सजा उसे जरूर मिलेगी। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने काफी लड़ा है। मैं भारत सरकार से एक ही मांग करना चाहूंगी कि तहव्वुर राणा को फांसी की सजा हो। भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए को पूरा यकीन है कि मेजर इकबाल ही आईएसआई में तहव्वुर राणा का हैंडलर था। मेजर इकबाल को भी भारतीय एजेंसियों ने तहव्वुर और डेविड कोलमैन हेडली के साथ आरोपी बनाया है। अब तहव्वुर राणा मुंह खोलेगा और आतंकी साजिश का हर राज उगलेगा। राणा बताएगा कि कहां, कैसे और कितने बड़े लेवल पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश रची थी। ये पूरा का पूरा प्लान किसके कहने पे बना, कैसे बना? क्योंकि ये तो जो कसाब और ये तो प्यादे थे, ये तो 1-1 लाख रुपए में दिए खरीद गए लोग थे। ये तो मरने के लिए इन्होंने इनको तैयार किया था। असली कॉन्स्पिरेसी क्या थी, कैसे हुई, कितने दिन लगे और इसमें कौन कौन उसमें शामिल है, ये कम से कम हमको इसका ज्ञान तो मिलेगा। बिल्कुल बड़े नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये चीज ऐसे पूरे की पूरा ये पूरा का पूरा इट वॉज ए वार, इट वॉज नॉट ए टेररिस्ट अटैक। इस तरह से कश्ती में वहां से लोग आना, सारे इतने इक्विपमेंट, इतने ग्रेनेड, इतने एक्सप्लोसिव लेकर के आना। एनआईए जब आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लेकर आएगी तो सबसे बड़ा सवाल पूछताछ में ये होगा कि क्या तहव्वुर हुसैन राणा का कनाडा में जाकर बसना और आईएसआई और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के लिए काम करना पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश थी। साजिश ये कि तहव्वुर को एक स्लीपिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाए। उसका इस्तेमाल सिर्फ मुंबई के 26/11 हमले के लिए किया जाए और ऐसा करने से तहव्वुर और हेडली दोनों ही भारत की जांच एजेंसियों के रडार से बाहर रह सकते थे। लेकिन पहले अमेरिकी जांच एजेंसी और फिर एनआईए ने पाकिस्तान की मुंबई हमले को अंजाम देने की साजिश को बेनकाब कर दिया। मुंबई हमले की प्लानिंग के दौरान डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा के बीच ईमेल के जरिए बातचीत होती थी, जिसका रिकॉर्ड भारतीय एजेंसियों के पास है। हेडली और राणा के बीच हुई ईमेल की बातचीत में हेडली ने पाकिस्तानी आर्मी के मेजर इकबाल की ईमेल आईडी मांगी थी। तहव्वुर हुसैन राणा, डेविड कोलमैन हेडली और मेजर इकबाल को भारतीय एजेंसियों ने आरोपी बनाया है। गौरतलब है कि 26/11 के आतंकी हमले की साजिश आईएसआई की योजना थी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें अमेरिका के शिकागो में बेहद पॉश माने जाने वाले इलाके की हैं और ये घर किसी और का नहीं बल्कि मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा का है। पिछले 8 सालों से राणा अपने परिवार के साथ रॉजर्स पार्क इलाके के इसी घर में रहता था। राणा और उसके परिवार की अपने पड़ोसियों से ना के बराबर बातचीत थी। साल 2009 में सबसे पहले एबीपी न्यूज ने शिकागो में आतंकवादी तहव्वुर राणा का ये ठिकाना ढूंढ निकाला था। उसके घर से लेकर दुकान तक का पता दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया था। साल 2009 में तहव्वुर राणा को अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। तहव्वुर राणा को साल 2013 में अपने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई हमलों को अंजाम देने और डेनमार्क में हमले की योजना बनाने का दोषी पाया गया था। तहव्वुर को अमेरिकी अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई थी। मुंबई हमलों का आरोपी तहव्वुर राणा अब तक अमेरिका में लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था, लेकिन उसके गुनाहों का हिसाब करने की तारीख आ चुकी है। राणा से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में कसाब को जिस स्पेशल बैरक में रखा गया था, उस स्पेशल बैरक में तहव्वुर राणा को रखकर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो किए जाने की बात सामने आ रही है। जैसे उसको लाया जाएगा, सबसे पहले दिल्ली की कस्टडी में रखा जाएगा और जब मुंबई लाया जाएगा
तो 26/11 के ट्रायल के दौरान कसाब के लिए जो एक स्पेशल बैरक बनाया गया था, जो अभी भी आर्थर रोड जेल के अंदर मौजूद है, कि इस तरह के अगर अपराधियों को लाया जाए, आरोपियों को लाया जाए तो उनको उस बैरक में रखा जाए। तो उसके लिए जो स्पेशल बैरक ऑलरेडी तैयार है, जिसमें कसाब को रखा गया था, जब उसे कोर्ट ले जाया जाता था यहाँ से, तब उस बैरक को बनाया गया था। और उसी बैरक में अब तहव्वुर राणा को रखे जाने की जो जानकारी है वो सामने आ रही। और अब मुंबई हम लोग के पीड़ित कह रहे हैं कि इंसाफ तभी पूरा होगा जब तहव्वुर राणा को फांसी होगी। मैं भारत सरकार से एक ही मांग करना चाहूंगी कि तहव्वुर राणा को फांसी की सजा हो, और भी जो पाकिस्तान में मास्टरमाइंड बैठे हैं उन लोगों को भी फांसी की सजा हो, उसे भी जल्द से जल्द भारत लाया जाए और उन लोगों को भी खत्म किया जाए। तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ साल 2009 में एनआईए ने एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर से खुलासा हुआ है कि दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज पर भी आतंकी हमले की साजिश रची गई थी। ऐसे आतंकी का हिसाब हिंदुस्तान में पूरा होगा। भारत की बात में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।